नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी की 92 मिनट वाले भाषण की वीडियो हाइलाइट्स दिखाएंगे, जिसमें कांग्रेस के लिए कई कटाक्ष हैं। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र को कुचला है। फिर सत्ता में एक कुंजी बेड़ी और हथकड़ी वाले कलेश पर खोलेंगे। अवैध प्रवासियों की अमेरिका से वतन वापसी के बाद विपक्ष का सवाल है, भारतीयों को हथकड़ी में क्यों भेजा गया और क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी? विदेश मंत्री ने संसद में विपक्ष के एक सवाल का जवाब दिया है। सत्ता में एक वीडियो गाइड संबल में शिवलिंग वाले दावे पर भी है। मकसूदनपुर के एक खेत में शिवलिंग प्रकट होने वाले दावे के बाद क्या हुआ, अचानक चारों ओर पुलिस का पहरा क्यों लग गया और लोगों ने टीवी 9 के कैमरे पर क्या बताया, इस पर एक वीडियो कुंजी देखिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां नतीजों से पहले ऑफर वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने आपके 7 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया है। मतलब उसने नतीजों से पहले ही हार मान ली है। आज अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर कफन वाला कटाक्ष करके सत्ता का तापमान बढ़ा दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद आज अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसे सफेद कपड़ा भिजवाना होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने और उनके नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से कई शिकायतें की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। एक दिलचस्प खबर इटली से भी है, जहां स्मोकिंग करने वालों के लिए एक और सख्त कानून लागू कर दिया गया है। नए कानून के अनुसार मिलान शहर में सिगरेट पीने वालों को स्मोकिंग करते वक्त दूसरे व्यक्ति से कम 33 फीट दूर रहना होगा। और आज सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 84,672 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के दाम में आज गिरावट हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत कल के दाम से 133 रुपए कम होकर 95,292 रुपए प्रति किलो हो गई है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संबल चलते हैं, जहां भगवान शिव के मंदिर, मूर्तियों और पौराणिक प्रमाण मिलने का अद्भुत सिलसिला चलता ही जा रहा है और इसकी चर्चा एक फिर हो रही है। सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि शिव भक्तों की लंबी कतार इस जगह पर देखी जा रही है। सुबह 6 बजे लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं। संभल के मकसूदनपुर में महावा नदी क्षेत्र में शिवलिंग प्रकट होने का दावा किया गया है। ग्रामीण शिवलिंग को दूध और गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। ग्रामीण शिव भजन भी गा रहे हैं। सबूत के तौर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यूपी के संबल में उसी स्थान से है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों के अति उत्साह को देखते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम संबल पहुंची और हमने उन लोगों से बात की जो यहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं, शिवलिंग से परेशानियों के दूर होने का दावा कर रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार वाला माहौल यहाँ बन चुका है। पिछले वर्ष दिसंबर में यूपी के संबल में इस स्थान से लगभग 50 किलोमीटर दूर भगवान शिव और भगवान हनुमान के मंदिर को खुलवाया गया था। मंदिर काफी जर्जर हालत में था। दावा यह किया गया था कि मुस्लिम आबादी में होने की वजह से इस पर कब्जा किया गया था। मंदिर का दरवाजा खोलने पर इसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग स्थापित थे। 46 वर्ष के बाद संबल के दीप सराय में इस मंदिर को खुलवाया गया था और अब संबल में एक और जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इन दावों का सच क्या है, ये तो वक्त बताएगा। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। शिवलिंग का सच तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस वक्त संबल में भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। शिवलिंग को लेकर जो कहानी बताई जा रही है वो भी बहुत दिलचस्प है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको उस इंसान से भी मिलवाएंगे जिसने पहली बार संबल में इस जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया है। पहले संक्षिप्त में जानिए कि आखिर शिवलिंग को लेकर क्या कहा जा रहा है, दावा क्या है। जहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ है वहां 30 वर्ष पहले महावा नदी बहती थी। महावा नदी के सूखने के बाद ये क्षेत्र खाली था। 3 दिन पहले ग्रामीणों ने सूखी नदी वाले क्षेत्र में पानी निकलते हुए देखा था, जिसके बाद खुदाई की गई, फिर और पानी आ गया। खुदाई के दौरान ग्रामीणों को 3 पत्थर मिले। ग्रामीणों ने पत्थर के शिवलिंग होने का दावा किया, जिसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 1500 से 2000 लोग पूजा करने आते हैं। इस स्थान पर भगवान शिव के भव्य मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम
संभल के मकसूदनपुर में शिवलिंग प्रकट होने की खबर आग की तरफ फैल रही है और आसपास के क्षेत्र के लोग लगातार यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही यहां पर भक्तों की कतार लगी हुई है। जिन्हें सबसे पहले दिखे शिवलिंग, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, मटरू यादव। कब की ये घटना है जब आपको ये दिखाई दिए? मैं था टूबेल पे अपने पे, तो डीग फूट रही थी, आग नहीं खूब फूट रही थी। तब मैंने आधी रात मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, कहा बात है विवाद है, भूत है, बना है। मैं आओ तो वर्ल्ड कर रहा था, जल कर रहा था। मैंने नौकर हाथ पे उठाया तो मैं तदी के बोले बाबा तो खूब आया जल, खूब आया। मैंने पिया पकड़ना उठा के तो दूध ऐसे माल पर दूध पी रहा हूँ, पानी आता काला काला। यही बात है ना, लोग कह रहे हैं कि 20-30 साल से यहाँ पर सिर्फ काला पानी जमीन से आता है। काला पानी करता था। मैं तो खुद मजाक समझ के आया था, लेकिन मैं यहाँ जैसे ही आया रुका और मैंने ये देखा यहाँ आकर के, तो ये जो है कम दिखाई दे रहे थे भोले, मतलब जल ज़्यादा था। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी यदि आप सच्चे हैं तो पूरा दर्शन दो, मैंने खुद स्वयं कहा। तो 1 मिनट भी नहीं लगी, वो जल जो है कम हो गया, माता पार्वती की भी, और वो हमें शिवलिंग पूरी तरह से दिखाई दी। इसमें जो महादेव हैं उन पर नेचुरल त्रिकुंड बने हुए हैं, तीनों त्रिकुंड जो है मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा भाई, हमारे साथ थे 2-3 लोग और हमारे, तो बोले कि भाई ये तो आपकी, इन्होंने तो सुन भी लिया, आपकी आवाज़ भी सुन लिया, हमें भी इसका मतलब ये तो सच्चे ही हैं। जो तमाम महिला पुरुष वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शिवलिंग को, जो ये पत्थर निकला है, इसको बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग समझ करके यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और दूध चढ़ाया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है यहाँ पर। और बाकायदा यहाँ पर पंडित जी को भी बैठा दिया गया है। यहाँ पंडित जी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ धूप बत्ती कर रहे हैं। आपको भी पता लगा शिवलिंग निकले? मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ। प्रयागराज से आप आए हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे कल पता पड़ा बकरोली आया, बकरोली दुकान में। अच्छा, तब यहाँ के लिए आया हूँ, सीधा बकरोली से आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप पूजा पाठ करने आए आप? हाँ जी। भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर लगती जा रही है और लोग अपने गीत गाकर भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जता रहे हैं। उनके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं है और उस चमत्कार की खबर जैसे जैसे यहाँ पर फैल रही है, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। सत्ता में अब हम एक ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। अक्सर घर से बाहर निकलते वक्त आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि गाड़ी आराम से चलाना और सड़क पर किसी से झगड़ा मत करना। और ये कहते वक्त उनके मन में एक डर रहता है जिसका नाम है रोड रेज, जिसमें मामूली सी बात पर कई लोगों की हत्या तक हो जाती है। इस वक्त इसका दर्द मुंबई में रहने वाले 45 वर्ष के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिव कुमार शर्मा के घर वाले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई में शिव कुमार को बीच सड़क पर 2 युवकों ने बेरहमी से सड़क पर पीट कर मार डाला, वो भी अपने हेलमेट से। हम पहले आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो कुछ लोगों को विचलित कर सकता है। इस वीडियो में पठान सूट पहने 2 शख्स हैं, शिव कुमार को पकड़कर खड़े हैं और इसमें से एक शख्स शिव कुमार शर्मा के सिर पर हेलमेट से लगातार वार कर रहा है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन नवी मुंबई के खारघर इलाके में हुई इस घटना में सिर्फ रोड रेज का ही एंगल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की सीएम को चिट्ठी के बाद अब इसने मजहबी मोड़ भी ले लिया है। दरअसल जिन 2 युवकों ने मामूली सी बात पर शिव कुमार की हत्या की, वो मजहबी सम्मेलन इज्तिमा से लौट रहे थे, जिसका आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खारघर में किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम युवक, मौलाना और मौलवी शामिल हुए थे। आरोप है कि 2 फरवरी को ही इस कार्यक्रम से निकलने के बाद कुछ युवकों ने सड़क पर उत्पात मचाया। इसी दौरान शिव कुमार भी बाइक से अपने घर जा रहे थे, जबकि उनकी हत्या करने वाले दोनों आरोपी स्कूटी पर थे। दावा है कि बाइक पर सवार शिव कुमार ने आरोपियों को स्कूटी को सिर्फ ओवरटेक किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने शिव कुमार का पीछा किया, उन्हें रोका और झगड़ा बढ़ने के बाद उनके सिर पर हेलमेट से इतने हमले किए कि उनकी मौत ही हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा टीमें बनाई हैं, 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और इसी बीच उन आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो भी आ गया है जिन्होंने हेलमेट से पीट कर शिव कुमार को मार डाला। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इज्तिमा जैसे मुस्लिम सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
उनका आरोप यह है कि इस सम्मेलन में युवाओं को भड़काऊ भाषण देकर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने का निर्देश मिला था और इसी निर्देश के तहत शिव कुमार की हत्या की गई। पहले हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर रोड रेज वाला चिंता कार्ड भी दिखाएंगे। ये वही क्राइम स्पॉट है जहां पर स्कूटी से जा रहे दो आरोपियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे शिव कुमार रोशनलाल शर्मा की हत्या कर दी। यह हत्या हेलमेट से की गई है। ये जो हेलमेट है, ऐसे ही एक सफेद रंग का हेलमेट था और सफेद रंग के हेलमेट से शिव कुमार रोशनलाल शर्मा के सर पर तब तक मारा गया जब तक वो मूर्छित नहीं हो गए। उसके बाद दोनों आरोपी जो स्कूटी पर आए थे, ऐसी ही स्कूटी पर बैठकर वो निकल गए। वो एकदम शांत मिजाज के आदमी थे। कभी किसी सामने वाले की भी गलती होगी तो खुद सॉरी बोल के निकल जाते थे। कभी किसी पे चिल्लाए नहीं, भड़के नहीं बहरहाल पे, कभी ऐसा कुछ नहीं। वो जो दो अक्यूज़ हैं वो फ़रार है। 96 आवर्स ऑलमोस्ट होने आए हैं और अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। हमें बस ये चाहिए कि हमें न्याय मिले जल्दी से जल्दी। इज्तिमा जमात नाम के जो संगठन है उसको बैन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्या उज़र भाषण होते हैं जिसके वजह से हिंदुओं को मार डाला जाता है, खिलाफ उनको हाथ उठाने का काम होता है। तो ऐसे तरीके के कोई भी प्रोग्राम महाराष्ट्र में होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इज्तिमा इतनी अच्छी चीज़ है। वहाँ इज्तिमा जहाँ हुआ उसके अगल बगल के सारे नॉन मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे, सब खुश थे इसके अंदर। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब अगर किसी ने किसी को पीट के मार दिया है तो उसकी इंक्वायरी करो, उसको जेल में डालो, सज़ा दो उसको। तो शिव कुमार शर्मा की हत्या का मजहबी एंगल क्या है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन आज हमने आपके लिए रोड रेज वाला एक चिंता कार्ड भी तैयार किया है, जिसे बहुत ध्यान से आप भी देखिएगा। आज आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर इस कातिल रोड रेज की वजह क्या है। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे गुस्सा, जिसकी वजह से कई बार बात हत्या तक पहुंच जाती है, जल्दबाजी, जिसकी वजह से रोड रेज जैसी घटनाएं होती हैं। कई बार कुछ लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए भी नियमों को रौंदते हैं, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जोश में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कई बार रोड रेज की वजह बन जाती हैं। आज हम आपको रोड रेज से जुड़े कुछ चिंताजनक आंकड़े भी बताते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, जिसमें मामूली सी बात पर सड़क पर मर्डर तक कर दिए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने देश में पहली बार 2016 में रोड रेज के आंकड़े जुटाए थे और तब इन आंकड़ों से ये पता चला था कि 2016 में 513 लोग मामूली सी बात पर सड़कों पर मार दिए गए, जबकि 2017 में रोड रेज की घटनाओं में 540 लोग मारे गए। संसद में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी रोड रेज और रैश ड्राइविंग से जुड़े मामलों पर एक जानकारी दी थी, जिसके अनुसार 2019 में भारत में ऐसी 1,55,000 घटनाएं हुई थी। 2020 में रोड रेज और रैश ड्राइविंग के मामलों की संख्या 1,83,000 थी, जबकि 2021 में ऐसी 2,15,000 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। यानी रोड रेज की घटनाएं और इस दौरान मामूली सी बात पर लोगों की हत्या कर देना बहुत चिंता का विषय है, और उससे भी ज्यादा चिंता ये कि इनमें लगातार इजाफा हो रहा है। सत्ता में अब चुनावी राजनीति की कुंजी खोलते हैं, जिसकी शुरुआत आज हम एक सवाल से करते हैं, जिसमें आश्चर्य की मात्रा काफी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देते हैं? क्या दिल्ली चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया होगा? आम धारणा है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। चुनाव और सर्वे विशेषज्ञों के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। अगर ऐसे में मुसलमानों का कोई बड़ा धर्मगुरु ये दावा कर दे कि उसने बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या आपको यकीन होगा? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ हैं मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने ये दावा किया है कि अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी को उन्होंने वोट दिया है। दिल्ली में चुनाव खत्म हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और नतीजे आने में करीब 36 घंटे का वक्त बचा है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी के इस दावे ने चुनावी आंकड़ों के एक्सपर्ट्स को थोड़ा हैरान कर दिया है। दरअसल कल मौलाना साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है।
ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ये क्यों किया, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिससे आपको नतीजों से पहले दिल्ली की चुनावी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। एक बार ध्यान से सुनिए, फिर आपको आगे के आंकड़ों वाली कहानी भी समझाएंगे। दिल्ली में किसकी सरकार बने, इसके लिए दोस्तों मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मेरे समाज को जिस तरह से डराया जा रहा है बीजेपी का नाम लेकर, और मेरा समाज जिस तरह से डर कर जिंदगी जी रहा है हिंदुस्तान में, मैं अपने समाज से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट देना ऐसा नहीं है कि मैंने किसी अछूत को हाथ लगा दिया है, मैंने किसी अछूत को वोट दे दिया। बीजेपी अछूत नहीं मुसलमानों के लिए, और ना मुसलमान किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। कांग्रेस को वोट देकर, समाजवादी को वोट देकर, आम आदमी पार्टी को वोट देकर मुसलमानों ने अपना एक दायरा सीमित कर लिया है, और आज कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझती है कि ये तो जा ही नहीं सकते, बीजेपी को तो ये वोट ही नहीं दे सकते। जब तक ये परसेप्शन नहीं टूटेगा, देश से नफरत खत्म नहीं हो सकती। हालांकि साजिद रशीदी खुद कितने बड़े धार्मिक गुरु हैं और उनका कितना जनाधार है, उन्हें कितने लोग फॉलो करते हैं, इस पर कई सवाल हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद साजिद रशीदी ने ये बात सामने रखी है, और इसके बाद ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि क्या इस तरह के और भी मुस्लिम वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट देने के अपने तर्क दिए हैं। उनका दावा यह है कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती हैं। इस डर को खत्म करने के लिए बीजेपी को वोट देना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में आम मुसलमानों ने भी दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया है? अब तक इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण कम देखने के लिए मिला है। हिंदू मुस्लिम वाले नारों का शोर बहुत कम था। लोकल मुद्दे जैसे साफ सफाई और बिजली पानी पर ज्यादा चर्चा हुई। ऐसे में हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह से 2020 में हुआ था। अब आते हैं मुस्लिम वोटरों पर। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर ये एक तरफा वोट करें तो वो पार्टी बढ़त बना लेती है। आंकड़ों के जरिए समझें तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम आबादी है। 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है, और 6 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। 2020 में 35% मुस्लिम आबादी वाली सभी 6 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अगर 2020 के नतीजों से दिल्ली चुनाव को समझने की हम कोशिश करें तो CSDS के मुताबिक दिल्ली में 70 में से 8 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। सभी 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग इतनी ज्यादा एक तरफा थी कि मुस्लिम बाहुल 8 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। पूरी दिल्ली की बात करें तो मुसलमानों के 83% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। वैसे इस चुनाव में दिल्ली के 2020 वाले दंगे की छाया भी रही। AIMIM ने ओखला और मुस्तफाबाद से हिंसा के आरोप में जेल में बंद 2 व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया। एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि ओखला में शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन ने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचा है। ये दोनों AIMIM के उम्मीदवार हैं। अगर दंगों वाली सीटों का हिसाब समझें तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर भले ही 60.44% वोटिंग हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा 66.25% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले में रहा है। जिस मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी वहां 69% वोटिंग हुई है। अब सिर्फ 36 घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में जहां कम और जहां ज्यादा वोटिंग हुई वहां कौन जीत रहा है। लेकिन इस सवाल पर आज नेताओं के बीच काफी चर्चा हुई है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है। ये सरकार ना मुसलमानों के लिए है, ना हिंदुओं के लिए है, ना किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। ये धर्मवाद, जातवाद और क्षेत्रवाद ना हो और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ना हो, तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी की हैं और राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर से लाभान्वित लोग यदि अपने परिवार सहित बीजेपी को वोट देते हैं
तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत जाए। 100 के 100% लोग एक से नहीं हो सकते, लेकिन ये अफसोस है सबका साथ सबका विकास करने वाले बीजेपी वो भी तो सोचे। अगर कुछ मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं तो क्यों नहीं सोचते वो मुसलमान के बारे में, क्यों मुसलमान के खिलाफ काम करते हैं। सभी के मन में एक बात आ गई थी कि दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचा है, और यदि दिल्ली को बचाना है तो एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। खालिद रशीद, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी से नाराज भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में उन्हें इसकी आज़ादी है, लेकिन यही लोकतंत्र हर वोटर को अपनी मन मर्जी चुनने की आज़ादी भी देता है। सत्ता में अब बात करते हैं अवैध प्रवासियों पर जारी हथकड़ी और बेड़ियों वाली राजनीति की। कल 104 भारतीयों की वतन वापसी के बाद आज संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। विपक्ष के इस हमले को और भी बल तब मिल गया जब अमेरिकी सीमा पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें लोगों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी दिख रही है। विपक्ष भी कुछ इसी अंदाज में मोदी सरकार को घेर रहा है। भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने शर्म करो के नारे लगाए। सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ हथकड़ी वाला प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर भी आए। हालांकि सरकार ने आज संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष के एक एक सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया। विपक्ष ने क्या सवाल किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे एक एक सवाल का जवाब दिया, इस पर हमने 5 सवाल और 5 जवाब वाली सत्ता की कुंजी तैयार की है। विपक्ष का सवाल था कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की थी। विपक्ष का सवाल यह भी था कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। विपक्ष ने यह भी सवाल किया कि पीएम मोदी और ट्रंप की कैसी दोस्ती है जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों की वापसी वर्ष 2009 से जारी है। इसको लेकर उन्होंने आंकड़े भी बताए। विपक्ष ने यह भी पूछा कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। विपक्ष का एक सवाल यह भी था कि क्या सरकार जानती है कि अमेरिका से 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। इस पर भी विदेश मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE. मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा जाए? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? भारत सरकार ने जितने भी चीज़ें उपलब्ध थी उससे उन सब चीज़ों को त्वरित कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने फैशन बना लिया है कि हर चीज़ पर वो उसके विपरीत अर्थ निकालते हैं, तो ऐसे लोगों का तो भगवानी वाली है। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये भी क्या हो रहा है फिर? ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? इस तरीके से उनको बंधक बनाकर भेजना ये स्वीकार्य नहीं है। छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और हमारे देश ने अब तक आपत्ति तक नहीं जताई है। इस मुद्दे पर जारी राजनीति के बीच TV9 भारतवर्ष उन लोगों के बीच पहुंच रहा है जिनकी अमेरिका से वतन वापसी हुई है, जो अमेरिका से लौटने की कहानी बता रहे हैं, जो वतन वापसी में हुए नुकसान, परेशानी की बात बता रहे हैं।
ये बता रहे हैं कि कैसे उनके पैरों में बेड़ियां लगाई गई थी। कुछ नहीं उन्होंने दसिया रीजन, कुछ नहीं, ना कोई बयान हुई, कुछ नहीं रीजन दसिया। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਗੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਓ, 2 नंबर का रास्ता ना चुनो। जैसे जी रूट क्या था आपका, किस रूट से गए थे आप? मैं रूट पनामा। कितने दिन लगे आपको पहुंचने? मेरे को इथों दुबई, मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राज़ील से यूएसए का वीज़ा लगवाएंगे, पर वो झूठ मार के लेके गए मेरे को। एजेंट का सानू कोई पता नहीं, लुधियाने साइड तो दसदे जी ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜੀ। कि वो जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापिस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। हमारा कोई लड़का हो 58% नंबर ले रहे हो, दूसरा कोई लड़का हो 33 ले रहे हो, उन्हें नौकरी मिलेगी। हम कहाँ जाओगे, विदेशी जाओगे करेंगे, एक आधा किला और देख के चल जाएंगे। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। तो ये दुबई के एजेंट के माध्यम से गया था? हाँ दुबई। तो फिर आपने पैसा, कितना पैसा लगाया? पैसा मुझे लग गया 60 लाख रुपये में पहुंच गया। और फिर जमीन बेच दी आप? चलो कहाँ। और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें नेक बैंड से ब्लास्ट वाले खतरे पर आइए बात करेंगे। सत्ता में अगली खबर लखनऊ से है, जिसमें नेक बैंड में हुए विस्फोट की दर्दनाक कहानी है। नेक बैंड एक ऐसा यंत्र है जिसे गर्दन के चारों ओर पहना जाता है और वो फोन पर बातचीत करने के काम आता है। कोई दूर दूर तक ये सोच भी नहीं सकता था कि फोन पर बात करते हुए नेक बैंड में ऐसा विस्फोट होगा कि पहनने वाले की जान ही चली जाएगी। लेकिन चौंकाने वाला ये हादसा लखनऊ में हुआ है। आपको सारी डिटेल एक एक करके आइए बताते हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाला एक युवक, जिसका नाम आशीष था, वो नेक बैंड लगाकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते अचानक नेक बैंड में धमाका हुआ और युवक के शरीर का काफी हिस्सा जल गया। ये धमाका इतना खतरनाक था कि युवक के सीने और पेट का हिस्सा बुरी तरह से जल गया। धमाके की वजह से नेक बैंड पिघलकर युवक के गले में अटक गया। ऐसी हालत में युवक को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये प्राथमिक जानकारी है। क्या हुआ और कैसे हुआ, इसकी आधिकारिक जांच पुलिस कर रही है। हम लोग यही सोचे थे कि उसके सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर को लेके गए, पर यहाँ पे उन लोग को भी नहीं पता, मम्मी और जो बिटिया है उसको भी नहीं पता था कि ये घटना उसके भाई के साथ हो गया। मगर जब वहाँ डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने उसको यही बताया कि जो बट लगाया था उसको, उसकी वजह से ये जो नेक बैंड लगा रखा था उसके फटने से तो जलने के निशान भी थे। हाँ, बॉडी में जलने के निशान भी है, छाले पड़े थे, बॉडी में बोलने पूरे छाले पड़े, पेट में छाले पड़े हैं, पैर में छाले पड़े हैं, सब छाले पड़े हैं। नेक बैंड लगा रखा था, वो चिपका हुआ था शरीर से। चिपका हुआ था। जो लखनऊ के रहने वाले आशीष के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें हमारे न्यूज मित्रों के लिए समझने और नोट करने वाली बात यह है कि किसी गैजेट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। नेक बैंड अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, कई कंपनियां उन्हें बनाती हैं। ऐसे में जो विश्वसनीय ब्रांड हैं, उनके डिवाइस इस्तेमाल करने पर जोखिम कुछ कम हो सकता है। हालांकि नजर तो रखनी ही होगी और उचित सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि कई बार किसी ब्रांड का नकली सामान भी इस तरह के खतरे पैदा करता है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है।
ओवर हीटिंग अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर जो सबसे मान्य चीज़ है वो ये है कि आपका जो डिवाइस है वो कंप्लायंट होना चाहिए। कंप्लायंट एज इन उसमें आईसीज होने चाहिए हीट प्रोटेक्शन से, ओवर करंट प्रोटेक्शन से, थर्मल प्रोटेक्शन से आपको बचाने के लिए, ताकि आपका डिवाइस जैसे ही थोड़ा भी हीट हो जाता है वो डिवाइस अपने आप कट ऑफ हो जाए। एक 60-60 रूल हम बोलते हैं जो फॉलो ज़रूर करना चाहिए कि आप जो उसका वॉल्यूम है वो 60 डेसिबल से ऊपर जाने ना दें, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका 60%, और उसको 1 घंटे से ज़्यादा 60 मिनट्स से ज़्यादा यूज़ ना करें। आपका जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो उसको कभी भी ओवर चार्ज ना करें, देखते रहें कि उसकी बैटरी अभी भी सही है, वो डैमेज तो नहीं हुई है। अगर आप उसको ओवर चार्ज कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वो ओवर हीट हो रही है तो उसको यूज़ ना करें, उस डिवाइस को फेंक दें। इन चीज़ों को जो ब्रांडेड हैं वही लें, क्योंकि सस्ते के चक्कर में अगर हम उसे खरीद लेते हैं तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।